अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं समय से पूर्व समय की जानकारी प्रदान करने वाला एकमात्र चैनल अखंड मंथन। आज के विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको 2023 में घटने वाली 4 बड़ी घटनाओं की जानकारी देंगे जिसके होने की आशंका अधिक है। तो सबसे पहले बात 2023 में हृदय रोगियों की संख्या से। एक शोध के अनुसार 2020-2021 में कोरोना से लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, किंतु ये श्रृंखला 2022 में चलती रही और कोविड से मरने वाले रोगियों का आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। किंतु जो लोग ये सोच रहे हैं कि मरने वाले सारे रोगी कोरोना से पीड़ित थे, ऐसा नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक एक्सेसिव डेथ में अधिकतर हार्ट से जुड़ी बीमारियों वाले मामले सामने आए हैं। लंदन की क्वींस मेरी यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार इंग्लैंड में कोविड रोगियों में ब्लड क्लॉटिंग के केस 27 गुना, हार्ट फेल के केस 21 गुना और स्ट्रोक के केस 17 गुना बढ़ चुके हैं। इंग्लैंड में कोरोना से पहले किसी मरीज को हार्ट ट्रीटमेंट के लिए 1 साल से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। अगस्त 2022 में 7,000 लोग हार्ट अटैक के इलाज के लिए 1 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमेरिका में कोविड से पहले हर साल लगभग 1,43,000 हार्ट अटैक रिपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन कोविड की पहली लहर के बाद ये आंकड़े 14% तक बढ़ गए हैं। दूसरी लहर के बाद 25 से लेकर के 44 साल के उम्र वालों को हार्ट अटैक से डेथ के मामले में भी 30% की वृद्धि पाई गई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार गंभीर कोविड से उबरे हुए 10 में से 5 लोगों को हार्ट अटैक की अधिक संभावना दिख रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कोविड महामारी का अप्रत्यक्ष प्रभाव कोविड से भी बड़ा हो सकता है। ऐसा कहने के पीछे पिछली महामारियों की कुछ लर्निंग्स हैं। 1918 के स्पेनिश फ्लू के बाद ब्रेन फॉग और लगातार थकान के मामले सामने आए थे। ब्रेन फॉग यानी सोचने, याद करने और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का होना। स्पेनिश फ्लू के बाद लगातार हार्ट अटैक के मामले भी देखने को मिले थे। 1940 से 1959 के बीच हार्ट अटैक की लहर सी आ गई थी। हार्ट अटैक के इतने मामले सामने आना बहुत अजीब था और इसे समझाना मुश्किल था, लेकिन आज हमें पता है कि स्पेनिश फ्लू महामारी इसी की वजह रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की रिसर्च के अनुसार कोविड के बुरे प्रभावों की लेगेसी स्पेनिश फ्लू से भी और बदतर हो सकती है। दूसरी भविष्यवाणी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। अधिकतर वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 48 घंटे के अंदर यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 1.5 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि 2023 में भी ये मदद जारी रखेंगे। यही न्यूक्लियर वॉर की वजह बन सकता है, जो लाखों लोगों की जान ले सकता है। इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा रूस यूक्रेन युद्ध। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस फील्ड में सालों से काम कर रहे एक्सपर्ट्स ऐसा होने की साफ चेतावनी दे रहे हैं। पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट क्रिस हेजेस ने इस जंग के लिए नाटो और अमेरिका की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार अगर ये जंग लंबी चलती है तो रूस और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर सीधी लड़ाई में बदल सकती है, जिससे न्यूक्लियर वॉर होने की आशंका बढ़ जाएगी। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के डायरेक्टर जेरेमी शपीरो का कहना है कि दोनों साइड एक एक्सलेक्टरी साइकिल में फंस गए हैं। मौजूदा ट्रेंड उन्हें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और फिर न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों की मौत होगी। शपीरो कहते हैं कि अगर रूस बुरी तरह से हारने लगेगा तो वो टैक्टिकल बम का प्रयोग करेगा, जिस पर नाटो पलटवार करेगा और ये सब मिनटों में हो जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि यूक्रेन के सफल होने की संभावना जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, रूस के न्यूक्लियर हमले का संकट भी बढ़ता जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी अधिकारियों ने अपनी सोसाइटी को संभावित न्यूक्लियर इस्तेमाल के लिए तैयार करना आरंभ कर दिया है। इसी दौरान NYT ने लिखा कि यूक्रेन के लोग रूसी न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो द्वितीय युद्ध के बाद पहली बार जंग में न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग होगा। आखिरी बार अमेरिका ने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए थे। इसमें करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। जो बचे वो विकलांग हो गए। शहर के शहर तबाह हो गए। इसका असर कई पीढ़ियों तक रहा। तीसरी भविष्यवाणी लोगों की नौकरियों से संबंधित है। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 के इस बयान पर एक दृष्टि डालते हैं, जिसमें लिखा है 2022 में भले ही ग्लोबल इकोनॉमी ने $100 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन 2023 में अगर महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ती रहीं तो 2023 में मंदी आएगी।
सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार महंगाई कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने का फॉर्मूला कई देश 2023 में भी जारी रखेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि ब्याज में बढ़ोतरी से महंगाई और मंदी का क्या रिलेशन है। ऐसा माना जाता है कि बैंक ब्याज बढ़ा देते हैं, लोग उधार कम करके सेविंग करना आरंभ कर देते हैं। इससे मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम तो महंगाई कम। महंगाई कम करने के लिए अगर लंबे समय तक बैंक अधिक ब्याज के फॉर्मूले पर चलेंगे तो व्यापारी और कंज्यूमर्स दोनों के लिए ही लोन लेना महंगा हो जाएगा। इससे व्यापारी से लेकर आम लोग तक खर्च करने से बचेंगे। इन सब चीज़ों का असर देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर पड़ता है। अगर किसी देश की जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर तक ग्रोथ ना दिखे तो इसे मंदी की स्थिति कहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर जो 2022 में 8.8% थी, वो इस साल घटकर 6.5% और 2024 तक 4.1% तक आ जाएगी। इन सब के बीच दुनिया भर के देशों के जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिलेगी, जो आर्थिक मंदी को दर्शा रहा है। ग्लोबल ग्रोथ रेट जो 2021 में 6% थी, 2022 में घटकर 3.2% पर आ गई है और 2023 में 2.7% पर आ जाएगी। ये 2001 के बाद सबसे बड़ी कमजोर डेवलपमेंट प्रोफाइल है। 2023 में 25% संभावना है कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इस साल 2% से भी कम रहे, जो वैश्विक मंदी को दर्शाता है। मंदी को सरल शब्दों में कहें तो आम आदमी के जेब में पैसों की कमी। जेब में पैसे नहीं होंगे तो खरीदारी कम होगी, यानी मार्केट से डिमांड का लोड घट जाएगा। डिमांड में कमी मतलब प्रोडक्शन रेट में कटौती। जब कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी तो जाहिर सी बात है मैन पावर भी कम लगेगा। ऐसे में लोगों की नौकरियां लाल घेरे में आ जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी रुक जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो आखिरकार महंगाई बढ़ेगी। चौथी भविष्यवाणी ग्लोबल वार्मिंग के संकट को लेकर है। आपको पता होगा कि 2022 का वो दृश्य जब 1/3 पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में आ गया था। इस बाढ़ में 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। गर्मी का वो महीना जब चीन के लोग इतिहास के सबसे गर्म हीट वेव का सामना कर रहे थे, या अमेरिका और कनाडा में हाल में ही आए बॉम्ब साइक्लोन की बात करते हैं, जिसमें दोनों देशों के बड़े हिस्से बर्फ की चादर से ढक गए थे। इसमें 60 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। 25 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। यद्यपि अभी भी पूरी तरह से स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ये सभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, जिसके पीछे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कारण है। क्लाइमेट का मतलब होता है कई वर्षों से एक जगह पर बना हुआ औसत मौसम, और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है उस स्थान के औसत मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बड़े स्तर पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके बाद से ऑयल, कोल और गैस का उपयोग बढ़ने लगा है। इन तीनों के उपयोग से एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। ये गैस सूर्य से निकलने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। पृथ्वी के लगातार बढ़ रहे तापमान को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इससे होने वाले प्रभाव को क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर के बढ़ने से मौसम में अजीबोगरीब संभावना बनती है। हाल में ही आए बॉम्ब साइक्लोन का उदाहरण आप देखिए। ये तूफान आर्कटिक की ठंडी हवाओं और सब ट्रॉपिकल रीजन यानी धरती के सबसे गर्म हिस्से से आने वाली हवाओं के मिलने से पैदा हुआ। अमेरिका की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी NOAA के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसे कई बड़े चक्रवाती तूफान का सामना हमें भविष्य में भी करना पड़ेगा। अब समझिए ग्लोबल वार्मिंग का इस तूफान से कनेक्शन। आर्कटिक की ठंडी हवाओं को रोकने के लिए पृथ्वी पर हवाओं के बैंड का एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ है, जिसे आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स भंवर कहा जाता है। आर्कटिक की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं इस भंवर में फंस जाती हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। सर्दियों के दौरान इस भंवर में कुछ विस्तार होता है और फिर से ये जेट स्ट्रीम के साथ इन आर्कटिक से जाने वाली हवाओं को दक्षिण की ओर भेजता है। जेट स्ट्रीम यानी सिस्टम जो कि हवा की रफ्तार को कंट्रोल करता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते जेट स्ट्रीम के वर्किंग सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। इसके चलते सामान्य मौसम में कम रफ्तार से चलने वाली हवाएं भयंकर चक्रवात या तूफान का रूप ले रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स पर भी पड़ने लगा है। इसके चलते ये सिस्टम गर्मी के मौसम में आर्कटिक की हवाओं को रोक नहीं पाता, जिससे गर्मी की शुरुआत के महीनों में बर्फीले तूफान और ठंडी हवाओं का दौर चलता है। इसे ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं।
पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में मानवीय संकट बढ़ जाएंगे। संस्था ने हाल में ही पाकिस्तान की बाढ़, चीन की हीट वेव से और खराब होने की आशंका जताई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की माने तो कोविड के चलते दुनिया भर का फोकस ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से हट गया है। इसके चलते इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो सकती है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसमें हमने आपको बताया कि 2023 में ऐसी कौन सी बातें हैं जो सत्य सिद्ध हो सकती हैं, जो कि हमारे रोजगार से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध तक सम्मिलित हैं।